Good morning to everyone present at home and also studying from the school. I welcome you all the students to SSV2 school. इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का सेशन। खत्म पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसका मीनिंग मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में समझाया था। हमारे चैप्टर का टाइटल है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? खत्म, गया, गुड बाय, टाटा। मतलब जब बंद हो जाता है, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अभी एग्जिस्टेंस खत्म यानी कि डिसोल्यूशन को दो कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हैं। लास्ट वाला सेशन याद करवा रहा हूं। एक हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक याद करवा दूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था? तो चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर्स ड्यू टू एनी रीजन। अब ये एनी रीजन में कौन कौन से टाइप के रीजन आते थे? चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। याद है सबको? घर पे वीडियो कैमरा चालू कर दीजिए सब लोग, कंपलसरी है। चलिए जल्दी। जबकि दूसरा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारा चैप्टर का टाइटल है। वो क्या है? व्हेन फर्म या पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस ऑन परमानेंट बेसिस। हमेशा हमेशा के लिए जब पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस डिस्कस किया था। याद है सब लोगों को? यहां तक अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझ में आ गया है मेनली, तो थम्स अप कर दीजिए, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़े। यहां पर भी क्लास में वो भी थम्स अप करेंगे, घर पर है वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे, क्विक रिस्पॉन्स। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, सब लोगों को थोड़ा लास्ट वाला सेशन जिसमें खास करके हमें समझना था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्लियर हो गया है। अभी आज के सेशन में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी आप इसको मेथड्स कहो या फिर मोड्स कहो, या टाइप्स या वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को आप किन किन तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं, इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन सी में 3-3 मार्क में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक थियोरी हो सकती है और दूसरा सम हो सकता है, जिसमें जर्नल एंट्री लिखने को आती है। ऐसा भी हो जाए शायद कि दोनों आपको जर्नल एंट्री वाले सम मिल जाए, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां से थ्योरी निकलती ही है। और थ्योरी के लिए जैसे लास्ट सेशन में अपन ने किया था डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वैसे ही यहां पर आपको आ सकता है मोड्स और मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी इस मेथड में से भी कोई टॉपिक को सेपरेटली पूछ सकते हैं, प्लस एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए भी इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो सब लोगों को ध्यान से देखना है। सब लोग अपने साथ हमारे जो साथ स्टडी पैम्पलेट आपको दिए हुए हैं वो ले ले, इसके अंदर हमारा ये जो टॉपिक है वो देखना है। देखो, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर आर टू मेथड्स, ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। देयर आर टू मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एमसीक्यू में या वीएसक्यू में आ सकता है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, विच आर थे, वीएसक्यू में पूछा है तो देयर आर टू मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नंबर 1 नॉर्मल डिसोल्यूशन, या फिर डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, जिसके अंदर हमको 5 पॉइंट देखने, मतलब 5 तरह से हम नॉर्मल डिसोल्यूशन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और दूसरा होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मतलब बीच में कोर्ट अपनी टांग अड़ाएगी या अड़ा सकती है, तो उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो देयर आर टू मेथड्स
फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्लोज डाउन बिजनेस ऑन परमानेंट बेसिस। तो इसकी दो मेथड है, पहली मेथड है नॉर्मल डिसोल्यूशन या फिर डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कॉल। चलिए ये चीज समझ में आई है घर पे जो भी है और यहां पर जो भी है वो, एवरीवन क्लियर? चलिए कौन बोलेगा हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड व्हिच आर दे? यस, Two methods. Two methods. Two methods. वाह बहुत बढ़िया। चलिए घर पर है उसमें से कौन बोलेगा? यस वैष्णवी। Yes, sir. There are two methods of dissolution. First, normal dissolution, and second means or addition without interference code and dissolution code. डिसोल्यूशन बाय कॉल फिर से, चलिए यहाँ सर क्लास में से। यस, हाउ मेनी मेथड्स? फर्स्ट बाय कॉल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, परफेक्ट, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। देयर आर टू मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर वन डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं नॉर्मल डिसोल्यूशन, एंड सेकंड डिसोल्यूशन बाय कॉल। क्लियर? चलिए तो अभी हम लोग ये दोनों मेथड्स के अंदर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो है वो है नॉर्मल डिसोल्यूशन। अभी नॉर्मल डिसोल्यूशन के अंदर टोटल 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट मतलब सब लोग एग्री हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। एग्री होना मतलब रेडी हो जाना। तो देखो व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये दो पार्टनर है, एक है मिस्टर कूल और एक है मिस क्यूट, ठीक है? अभी ये दोनों पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, पर अब दोनों पार्टनर को लगता है कि एक काम करते ये फॉर्म बंद कर देते। दोनों एग्री हो जाते हैं, मिस्टर कूल भी एग्री है कि यस चलिए फॉर्म बंद कर देते हैं, नहीं मजा आ रहा है। मिस क्यूट भी बोलती है कि यस मैं भी एग्री हूं फॉर्म बंद करने के लिए। व्हेन ऑल पार्टनर्स, दोनों पार्टनर, दो पार्टनर थे तो दो ऑल पार्टनर हो गए, 5 पार्टनर है तो 5 ऑल पार्टनर हो जाएंगे। सो व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब सभी पार्टनर रेडी हो जाते हैं कि हाँ यार चलिए बंद कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा। तो पार्टनरशिप फर्म कोई भी टाइम पे जब सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसी को कहा जाता है वॉलेंटरी डिसॉल्यूशन। क्या नाम है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट का? वॉलेंटरी डिसॉल्यूशन। वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से, माय लाइफ माय रूल्स। वो अपन बोलते हैं ना बाइक के पीछे लगते हैं, माय लाइफ माय रूल्स, मेरी मर्जी फर्म बंद, मतलब मेरी मर्जी मतलब सभी पार्टनर्स की मर्जी। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, then partnership firm can be dissolved at any point of time and it is called voluntary dissolution। आपको एक मार्क में पूछ सकते हैं what is voluntary dissolution? So when all partners, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, आप अपने माइंड में भी इसको बोलोगे, ठीक है? मैं जितनी बार बोलता हूं आपको भी आपके मन में बोलना है और सोचना है, सिर्फ रट्टेबाजी नहीं करनी है भाई, समझने का भी है अपने को। when all partners agree to dissolve the firm, then partnership firm can be dissolved at any point of time and it is called voluntary dissolution। क्लियर हो रहा है? चलिए कौन बोलेगा? घर पर जो है वो हैंड रेज करे, यहां पर भी जो हैंड रेज करे। यस, पॉइंट ऑफ, बिल्कुल सही। चलिए घर से तमन्ना, Yes, sir. पहले When कैमरा all चालू करो भाई, partners. कैमरा चालू करके बोलो। Yes, sir. When all partners agree to dissolve the firm at any point of time, then it is known as voluntary dissolution. ओके चलिए बहुत बढ़िया, एक और बार। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सिंपल सा भी है कि व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
क्योंकि जब सबकी मर्जी हो गई तब फॉर्म बंद कर देंगे, एंड इट इज कॉल्ड वॉलेंटरी, क्योंकि सबकी मर्जी से बंद हुआ है। जबकि जो दूसरी मेथड है दैट इज डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, पार्टनरशिप के रिलेशन एग्रीमेंट से आते हैं, हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। एंड दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? पार्टनरशिप डीड। वाह वाह, एक्सीलेंट, जियो जियो राजा जियो, रानी रानी लड़की की आवाज थी। चलिए बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप डीड कहते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, एंड पार्टनरशिप डीड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये पहले चैप्टर में जो पढ़े थे वो बोला। अभी यहां पे देखो, जब भी ये एग्रीमेंट होता है तब से ही पार्टनर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम लोग कैसे फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, पहले से ही शुरुआत से ही पता था कि इस तरह से अपन लोग एंड लाएंगे। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग्स्ट पार्टनर्स। पार्टनर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसके अंदर पहले से ही मेंशन कर दिया है, तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, और उसको कहेंगे डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन किया था कि डिसोल्यूशन कैसे करना है, और उसी तरह से वो डिसोल्यूशन भी कर देते हैं। देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। when partnership form is dissolved as per predetermined contract amongst partner is called dissolution by contract। आपको आ सकता है कि what is dissolution by contract? That means when partnership form is dissolved as per predetermined contract among partners is called dissolution by contract। हालांकि ये एग्जाम में पूछने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, और एक्ट के अंडर में दो सिचुएशन आती है, ठीक है। पहला क्या कहा है, व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स बिकम्स बाविंसर मींस इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसे नहीं हो, यानी कि असेट ना हो और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हो, जैसे कि मैं, तो उसके साथ जो भी, यहां पे देखो पार्टनर्स यहां पे इंसॉल्वेंट हो गए, तो याद करो मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट बन गए, मतलब सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, और पार्टनरशिप ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, एग्रीमेंट से बनते हैं, तो वो भी नहीं हो सकते। दैट मींस कि व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, या फिर एक्सेप्ट वन ऑल अदर पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब के फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, जय, वीरू एंड ठाकुर, ठीक है। अभी इसमें जय और वीरू जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, अभी ठाकुर जो है उसके पास अभी भी तिजोरी में पैसे पड़े हुए हैं, वो 16 मूवी देखी है ना, ठाकुर के पास पैसे है, वो यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, पर 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो वो तो गए, तो अब बचा कौन, ठाकुर, और अकेला पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, मैरिज करना है तो कोई और एक तो चाहिए ना, अपने साथ थोड़ी अपन शादी करेंगे। तो यहां पे एक्सेप्ट वन ऑल अदर पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, देन आल्सो पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व एज पर एक्ट। क्या कहा है एज पर एक्ट में, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट और एक्सेप्ट वन ऑल अदर पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब एक को छोड़ के बाकी के सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और दूसरा, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, बिजनेस जो है फर्म का, बिजनेस मतलब जो एक्टिविटी जो काम करता है बिजनेस, वो इलीगल बन जाता है। अब वो इलीगल बन जाएगा तो भी यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसा है, गब्बर और मुगैम्बो, ये दोनों लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे मुंबई में, और वहां पे बढ़िया सी लीकर शॉप चला रहे थे, दारू की दुकान चला रहे थे, ठीक है। कहां पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लीकर सेलिंग की परमिशन है, तो वहां पे आप ऑफिशियली लीकर शॉप के लिए पार्टनरशिप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी आए और बोला भाई और बहनों
15 अगस्त से पूरे भारत में नोटबंदी की तरह दारूबंदी है, पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में इंक्लूड्स मुंबई, इंक्लूड्स महाराष्ट्र। तो यहां पे लीगल टेंडर नहीं रहेगा, नोट के लिए कहा था। उसी तरह से अब जो अल्कोहल है, दारू है, वो लीगल ड्रिंक नहीं रहेगा, इलीगल ड्रिंक हो गया। तो अब मोगेम्बो और गब्बर जो है वो तो पार्टनरशिप में ये दारू बेचने का ही काम कर रहे थे, लीकर सेल करने का ही पार्टनरशिप का बिजनेस था उनका। अब वो बिजनेस ही क्या हो गया, इलीगल। मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, अब आप सिकंजी बेचो, अब आप नींबू पानी बेचो, अब आप नारियल पानी बेचो, पर ये पानी नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे अब उनको क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस तो इलीगल हो गया, तो कंपलसरी ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा और नींबू सिकंजी की लारी चालू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब बिजनेस इलीगल हो जाता है तो भी कंपलसरी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो एज पर एक्ट में दो सिचुएशन आती है, दोनों सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। पहली, when all partners becomes insolvent, or except one all other partners becomes insolvent, then it is called dissolution by act। और दूसरी सिचुएशन कही है when business of the firm becomes illegal, then also partnership firm will be dissolved। चलिए पहले 3 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट आया था वॉलेंटरी, जिसके अंदर क्या था, when all partner agree to dissolve the firm। दूसरा आया एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा एज पर एक्ट। उसके अंदर दो सिचुएशन, सिचुएशन के नाम आपको याद रखने हैं। एक मेन वर्ड क्या है इसके लिए, इंसॉल्वेंट, देखो मैंने हाईलाइट किया है, इंसॉल्वेंट वर्ड याद रहना चाहिए। और दूसरे वाले में इलीगल बिजनेस। क्लियर हुआ सबको यहां तक, बढ़िया से घर पर जो है वो भी, ओके बहुत अच्छे। चलिए चीरा, हाँ, तरुण, प्रीत, वंश, भावसार, केवल, थम्सअप नहीं आए आप लोगों के भाई? यस, ओके ओके, बढ़िया। चलिए उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिंजेंसीज। सर्टन कंटिंजेंसीज मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट सिचुएशन, वो अभी कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट यानी कि प्रोबेबल। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, इसमें भी दो सिचुएशन आपको ध्यान रखनी। जैसे एक्ट में दो चीज थी, वैसे ही कंटिंजेंसी में भी दो चीज है। पहला, व्हेन फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि क्रिएटेड, मेड, सेटअप फॉर फिक्स टाइम पीरियड। पार्टनरशिप फॉर्म पहले से फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही बनाया गया था। देन ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम फॉर्म इज डिसॉल्व। पार्टनरशिप फॉर्म जब बनाई पार्टनर्स ने, तभी उन्होंने पहले से ही फिक्स कर दिया था कि इतने टाइम के बाद हम लोग फॉर्म बंद कर देंगे। फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स टाइम, पहले से ही फिक्स कर दिया था भाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 पार्टनर है, बाहुबली, बल्लाल देव एंड कटप्पा। इन तीनों ने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट की थी, और उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि भाई 31 दिसंबर 2021 की नाइट पार्टी अपन लोग खत्म करेंगे, और उसके साथ हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म होगी। पहले से ही बनाया था 2019 में, तब से ही उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया था कि 31 दिसंबर 2021 पे पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग बंद करेंगे। तो जैसे ही ये टाइम, पार्टनरशिप फॉर्म बनाई गई है स्पेसिफिक टाइम के लिए, 31 दिसंबर 2021 के, या 2 साल या 3 साल ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये 2 साल 3 साल या फिर 31 मार्च 2021 या 31 दिसंबर 2021 जो भी डिसाइड किया है, वो टाइम पीरियड खत्म, पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म। क्लियर? तो क्या कहा है, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स टाइम, ये आपको याद रखना है, मेन फिक्स टाइम हाईलाइट किया हुआ है, आप भी आपके पैम्पलेट में यही चीज को टिक मार्क करोगे, फिक्स टाइम, एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट फिक्स टाइम पार्टनरशिप फॉर्म विल बी डिसॉल्व। और दूसरा उसमें कहा है कि व्हेन फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक वेंचर, मतलब कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए फॉर्म बनाइए। तो जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब ये बाहुबली, बल्लाल देव और कटप्पा ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, वे महेशमती साम्राज्य में एक बहुत बड़ा ओवरब्रिज बनाएंगे, जिससे काल के एक ही सेना के ऊपर अपन लोग हमला कर सके।
फॉर एग्जाम्पल की बात है। तो यहाँ पे बाहुबली, बल्लाल देव और कटप्पा ने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। क्यों? ये माहेश्मती में ओवरब्रिज बनाने के लिए। तो जैसे ये ओवरब्रिज बनने का काम खत्म, तो तीनों की पार्टनरशिप फर्म भी खत्म, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म ही क्यों बनाई थी? ओवरब्रिज बनाने के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए। ये काम के लिए ही पार्टनरशिप बनाई थी, तो ये काम भी खत्म, तो पार्टनरशिप भी खत्म। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे क्या कहा है कि इफ द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक वेंचर, देन ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर और टास्क और वर्क, जो भी वर्ड आए, पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। जैसे ही वो काम खत्म होगा, फर्म भी डिसॉल्व हो जाए। बोलिए क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट क्या कहा है? डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। उसमें दो चीज आई, एक टाइम when or if the partnership firm is constituted for fixed time, then on completion of that time partnership firm is dissolved. And second, when partnership firm is constituted for some specific task and on completion of that task partnership firm is dissolved. अभी यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान से सुन लो, शायद आपका डाउट हो, आपने हैंड रेज किया था। हाँ हो गया ना, हो गया, चलेगा, दोनों एक ही चीज हुई यहां पे कि सर ये जो स्पेसिफिक टास्क था वो टास्क कंप्लीट हो गया, ओवर ब्रिज बनने का काम खत्म हो गया, पर बाहुबली, बल्लाल देव और कटप्पा के बीच में याराना पक्का हो गया ये प्रोजेक्ट के दौरान। मतलब उन लोगों को लगता है कि यार अपन लोग अगर साथ में रहेंगे तो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अपने को पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रखनी है। तो जैसे ये टाइम या ये टास्क दोनों खत्म हो गए, 31 दिसंबर 2021 खत्म हो गए, या ये टास्क जो करना था जिसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो खत्म हो गया, उसके बावजूद भी उनको अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू रखनी है, तो वो लोग रख सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी है। तो वो बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। याद रखना कि व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सम स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टास्क एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम और टास्क, if the partnership continues then it becomes partnership at will, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। चलिए ये चीज क्लियर हुई सबको? घर पर जो है वो लोग, यहां पर जो है यस यस्मित को डाउट है। तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पार्टनरशिप फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वो नहीं नहीं, वैसा कैसे हो सकता है? किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। वो स्पेसिफिक टास्क के लिए तो वो तीनों पार्टनर थे ना, तो उस टास्क में जो कुछ भी होता है उसके लिए वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और पार्टनरशिप की आपको पता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अभी सपोज आपने ये कहा कि सर तीनों की लायबिलिटी रहेगी, ऑफकोर्स तीनों की लायबिलिटी रहेगी, बट यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मर गया, बाहुबली मर गया और बाद में ओवरब्रिज गिर गया, डैमेज हुआ, तो किसको पकड़ेंगे? बाकी के दो पार्टनर को। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द अदर पार्टनर। तो बाहुबली बचे ही नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी बल्लाल देव और कटप्पा को लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा कि भाई कटप्पा भी मर गया तो बल्लाल देव को पूरा लायबिलिटी जो भी होगा वो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप की ये लिमिटेशन, ड्रॉबैक है कि एक को कुछ हो गया तो बाकी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। क्लियर? चल यस, एसएसवी हैंड रेज किया है। अच्छा गलती से चालू रह गया है। चलिए तो अभी अपन लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। मतलब रिटर्न में नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कहा है? व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल। ये डिसोल्यूशन बाय नोटिस कब हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप एट विल वाली सिचुएशन में। फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर। कैसे? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल ए,
बी सी डी 4 पार्टनर्स है और उनकी है पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी मर्जी से पार्टनर बने। जब अपनी मर्जी खत्म हो जाएगी तो पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाएगी। अभी इसमें से फॉर एग्जांपल मिस्टर सी है, उनको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करवा देगी, यार नहीं पार्टनरशिप नहीं रखनी है, तो दिस पार्टनर कैन डिसॉल्व द फॉर्म बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब यहां पे मिस्टर सी एक रिटर्न में नोटिस दे देगा जिसके अंदर उसने लिखा होगा हिज इंटेंशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। मींस व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल, एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म by giving notice in writing to all other partners indicating his intention of dissolution of the firm। मतलब कोई भी पार्टनर बाकी के सब पार्टनर को रिटर्न में नोटिस दे देगा कि मैं चाहता हूं कि अब हम ये पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर दे, तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। सर बाकी के पार्टनर्स को कंटिन्यू रखना है तो पार्टनरशिप एट विल है, मर्जी से एक बार तो खत्म हो ही जाएगी। यस, यही डाउट था ना, पता ही था। तो बाकी के पार्टनर्स का वो फिर से करो, हमने पार्टनरशिप एट विल बनाई थी, अभी सबकी मर्जी है, तो मेरी मर्जी एक बंद कर दो, तो पहले ही हमने बनाया था पार्टनरशिप एट विल, तो अब मेरी मर्जी हुई तो बंद करना पड़ेगा, बाकी के दूसरे कोई मेथड्स पे जाओ फिर। द फर्म इज डिसॉल्व फ्रॉम द डेट मेंशन इन दैट नोटिस। अब ये क्वेश्चन कि ये डिसॉल्यूशन होगा कब से, इफेक्टिव कब होगा, तो ये डेट के ऊपर उसने लिखा होगा कि 10 अगस्त से हम लोग फर्म को डिसॉल्व करेंगे, नोटिस के ऊपर उसने डेट लिख दी है, तो उस डेट से फर्म डिसॉल्व। और अगर यहां पे डेट मेंशन ना की हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस, मतलब अगर उसने ये नोटिस, मिस्टर सी ने नोटिस दी कि भाई मैं चाहता हूं कि अब हम ये पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दे, और उस डेट मेंशन नहीं की है कि कौन सी डेट से, तो उसने जिस डेट पे बाकी के पार्टनर्स को ये नोटिस दी है उस डेट से फर्म डिसॉल्व। क्लियर हो रहा है? डिसॉल्यूशन बाय नोटिस में क्या होगा, व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल, एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म by giving notice in writing to all other partners indicating his intention of dissolution of the firm। और dissolution होगा कब से, from the date mentioned in that notice, और अगर नोटिस पे डेट मेंशन ना की हो तो from the date of serving of the notice। बोलिए समझ में आया सबको? एवरीवन इज क्लियर? यहां पर स्कूल में जो बैठे हैं वो क्लियर सबको, घर पर जो है वो बहुत अच्छे, क्या बात है, कमाल है। चलिए, तो यहां तक हमारा जो पहला डिसॉल्यूशन का मेथड था, मोड था, कौन सा, नॉर्मल डिसॉल्यूशन या डिसॉल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, वो खत्म हुआ। अभी अपना नेक्स्ट है, नेक्स्ट मोड वो है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। मतलब यहां पे कोर्ट बीच में इंटरवीन करेगी और वो डिसॉल्यूशन के लिए कहेगी जिसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं। अब इसके अंदर पहले बेसिक सिचुएशन ध्यान से समझ लो कि व्हेन एनी पार्टनर फाइल अ सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये अभी हम रीजन डिस्कस करेंगे 7 रीजन, तो कोर्ट उस रीजन को चेक करके फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है। मतलब यहां पे 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, इसमें से कोई भी पार्टनर कोर्ट में नोटिस देता है कि भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म को आप डिसॉल्व कर दो भाई, तो कोर्ट चेक करेगी कि ये सर्कमस्टेंसेस 7 सिचुएशंस है, तो वो कोर्ट डिसॉल्यूशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। अब कौन से सिचुएशंस होंगे जिसमें कोर्ट डिसॉल्यूशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, तो पहला, व्हेन एनी पार्टनर्स बिकम्स लाइक यू, आप लोगों जैसा बन जाता है, मतलब कि अनसाउंड माइंड का बन जाता है, इनसेन बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, जैसे कि आप लोग हो और हम ये भी कर रहे हो। तो यहां पे क्या कहा है कि व्हेन पार्टनर्स, एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल हो जाता है, इनसेन हो जाता है, तो यहां पे कोर्ट डिसॉल्यूशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। अभी ध्यान से सोच के बताना मुझे आंसर। ए एंड बी 2 पार्टनर है, अभी इसमें से ए पागल हो गया है, ठीक है, ये अनसाउंड माइंड का हो गया, बी तो हमेशा की तरह होशियारी है, वो समझदार है। अभी कोर्ट में डिसॉल्यूशन के लिए नोटिस करेगा कौन, बी, ऑब्वियसली बी। यहां पे ध्यान रखना कि ये जो सिचुएशन में पार्टनर है ना, उसको छोड़ के कोई और पार्टनर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा, नोटिस देगा कि भाई फर्म को डिसॉल्व करवाओ,
क्योंकि मेरा दूसरा पार्टनर है वो तो पागल हो गया है, अभी उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसको मैं क्या कन्विंस करूं, वरना हम लोग मिलके वॉलेंटरी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, पर ये साला हटेली खोपड़ी का है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, आप ही ऊपर से ऑर्डर करो। तो जब भी जो पार्टनर इन सिचुएशन में उसके अलावा का कोई पार्टनर कोर्ट में नोटिस देता है या एप्लीकेशन देता है फॉर द डिसोल्यूशन, तो कोर्ट चेक करेगा। अब उसमें पहला क्या चेक करेगा कि भाई कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया, फॉर्म ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, और बाकी का पार्टनर चाहता है कि भाई फॉर्म को डिसॉल्व कर दो, तो भाई सही बात है यार, ऐसा तो कैसे चलने देंगे, कर दो डिसॉल्व। तो पहला, व्हेन पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, आपको हाईलाइट करके रखना है अनसाउंड माइंड, मैंने हाईलाइट किया हुआ ये, आपको भी पैम्पलेट में हाईलाइट करना है, ये पूरी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, कोई पार्टनर जो है वो परमानेंटली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अभी कैपेबल नहीं रहेगा या नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर और जीनल मैडम की पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। अभी इसमें एग्जांपल के तौर पे मान लेने का ऐसे कि भाविन सर दोनों मिलके फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए पार्टनरशिप है। अभी भाविन सर को हो गया थ्रोट कैंसर, मान लो कुछ हुआ नहीं है, उन्हें भी नहीं वाला है, पर हो गया थ्रोट कैंसर। अभी भाविन सर कभी बोल ही नहीं सकते, वो हो गए गोलमाल के तुषार कपूर जैसे, हाँ यानी वो ना या वो, तो यहां पे नहीं समझ में आएगा, अभी आप बच्चे हो, चलिए। तो यहां पे फॉर एग्जांपल पार्टनर अभी परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, अभी मैं बोल ही नहीं सकता, तो आपको पढ़ाऊंगा क्या, तो मैं तो अपना परफॉर्मेंस देने में कैपेबल ही नहीं हूं। तो यहाँ पे जिनल मैडम कोर्ट में नोटिस दे सकते हैं कि भाई मेरा पार्टनर जो है वो तो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो यहाँ पे फॉर्म को डिसॉल्व करवा दो, क्योंकि वॉलेंटरी मैं नहीं मानूंगा। वॉलेंटरी में क्या था कि सब पार्टनर एग्री होने चाहिए, मैं क्यों मानूं, दूसरा पार्टनर मेहनत करेगा और मुझे पैसे देगा तो मैं क्यों मानूं, तो वॉलेंटरी तो होगा नहीं। सर वो नोटिस दे के आपने बोला ना लास्ट में कि नोटिस देके भी डिसॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए पार्टनरशिप एट विल होना चाहिए, हमारा पार्टनरशिप एट विल नहीं था, हमारा तो ऑफिशियल एग्रीमेंट से प्रॉपर पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है, वॉलेंटरी के लिए मैं रेडी नहीं हूं। तो यहाँ पे दूसरा पार्टनर यानी कि जिनल मैडम कोर्ट में नोटिस दे सकते हैं भाई माय पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल, हाँ अभी थ्रॉट इंफेक्शन हुआ है और 2 दिन के लिए नहीं बोल सकता हूं, तो ऐसा नहीं मेरा पार्टनर है ना 2 दिन के लिए बोल नहीं सकता, मुझे फॉर्म बंद करवा दे, इस ग्राउंड पे नहीं हो सकता है। थ्रॉट कैंसर हो गया और परमानेंटली डॉक्टर ने बोल दी क्या है कि अभी इसकी बोलती परमानेंटली बंद, म्यूट पे चला गया है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते। तो पहला आया अनसाउंड माइंड, दूसरा परमानेंटली इनकैपेबल, देन थर्ड व्हेन पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फॉर्म और अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फॉर्म। मिसकंडक्ट मतलब कुछ गलत बिहेवियर करता है, गलत काम करता है जिससे कि पार्टनरशिप फॉर्म को या पार्टनरशिप के बिजनेस को नुकसान होता है, वैसे मिसकंडक्ट होते हैं, वो कोई भी तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर है, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे, एक पार्टनर है, वन ऑफ द पार्टनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, अभी जो भी पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं ना उसके साथ गाली गलौज करके ही बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों को तो क्या पेरेंट्स को ही ठोक देते हैं। तो अभी यार इसके बिहेवियर की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स है वो छोड़ के चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि पढ़ाते अच्छा है पर मारा मारी करते हैं, ये नहीं चलेगा, हम तो गांधी बापू के देश में रहते हैं, अहिंसा होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो हिंसा मारा मारी कत्लेआम चल रहा है। तो इनके मिसकंडक्ट की वजह से, इनके मिसबिहेवियर की वजह से फर्म को या बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो बाकी का पार्टनर बोल सकता है कि ये देखो यही है निकम्मा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की रेपुटेशन की लग गई है। तो यहां पे जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है अगेंस्ट पार्टनरशिप और बिजनेस, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। देन व्हेन पार्टनर विलफुली मतलब नोइंगली जानबूझ के एंड परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मतलब रिपीटेडली बार बार क्या करता है, ब्रीच द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब बार बार और जानबूझ के पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, ब्रेक करता है। पार्टनर्स ने पहले ही मिलकर डिसाइड किया था कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, एक दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ानी, फिर भी जानबूझ के ब्रीच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर है, जीनल मैडम है, प्रिंकल सर है, भार्गव सर है, अभी अपन ने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी और ये डिसाइड किया था कि भाविन सर जो है वो अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, जिनल मैडम जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे,
अभी भाविन सर इकोनॉमिक्स में बार बार जा रहे हैं, हाँ इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं करवाते आपको, आता ही नहीं है मैडम को तो। मैं देखो मैं आत्माराम तुकाराम भिंडे इकोनॉमिक का एकमात्र एक्सपर्ट, ऐसा करके दूसरे काम में टांग अड़ा रहा हूं। मेरा अकाउंट का सिलेबस खत्म नहीं कर रहा हूं और दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा हूं। तो यहां पे मैं बार बार पहले से डिसाइड किया है कि भाविन सर अकाउंटेंसी देखेंगे, जीना मैडम इकोनॉमिक्स देखेंगे, फिर भी मैं बार बार और जानबूझ के दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड रिपीटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे सकती है। चलिए ये पहले 4 सिचुएशन समझ में आए, यस डाउट है? हाँ जा सकते हैं, हालांकि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो पूरा अलग है, वो जो प्रोसेस होता है ना वो आगे आएगा आपको, अभी तो मेथड डिसाइड करनी है। डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद उसके लिए जो प्रोसेस होता है असेट्स सोल्ड ऑफ करने की, लायबिलिटीज पे ऑफ करने की, उसके लिए क्या होता है कि लीगली एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसको ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो आपको आगे आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये आप एक और आगे का चैप्टर जा रहे हो जो कि आपको कॉलेज के सेक्शन में आने वाला है, सो डोंट वरी, उस वक्त अपन लोग पढ़ेंगे। हाँ निकाल सकते हैं ना, पर उसके अंदर क्या होता है, आप याद करो कि अगर किसी पार्टनर को रिमूव करना, एक्सपेल करना है, तो उसके अंदर पहले तो उस पार्टनर को सुनना पड़ेगा। ये राइट ऑफ बीइंग हर्ड उस एक्सपेल्ड पार्टनर को मिलता है। अब जो एक्सपेल्ड पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का है, तो वो कैसे अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा कि भाई मुझे क्यों मत निकालो, इसलिए अदरवाइज कर सकते हैं। ये रीजन है कि भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाकी के पार्टनर्स मिलकर उसको एक्सपेल कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। पर ऐसा है कि भाई यार एक काम करो ना, खत्म करो इस चीज को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा ही कर देना है, तो वो ये ऑप्शन सोचेंगे। आपने जो कहा वो भी ऑप्शन है, हाँ वो कुछ सिचुएशन में इसमें से एप्लीकेबल होता है, सब में नहीं एप्लीकेबल होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, चलिए घर पर जो है उनको ये चीज समझ में आ गई है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए तो आखिरी वाला पॉइंट अपन लोग कंप्लीट करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन पार्टनर एनी पार्टनर ट्रांसफर हीज शेयर टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट, कंसेंट यानी कि परमिशन ऑफ अदर पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा किसी और थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, देन ऑल्सो कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्योंकि हमने देखा था कि जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और पार्टनर पार्टी को, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता हो, तो बाकी के सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, ए बी सी और डी ये 3 पार्टनर है, अभी इसमें से मिस्टर बी अपना जो शेयर है यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा वो मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर देना चाहता है, भाई मैं जा रहा हूं उसके बदले काम करता हूं, मेरे बदले में मेरा ये दोस्त है मिस्टर जेड, उसको रख देना, उसको 25% मेरे दे देना। तो इसके लिए मतलब मिस्टर बी मिस्टर जेड को अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, तो उनको मिस्टर ए, मिस्टर सी और मिस्टर डी बाकी के सभी पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहां पे सपोज मिस्टर बी ये बाकी लोगों की परमिशन लिए बिना अगर अपना हिस्सा मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर देता है, तो कोर्ट यहाँ पे डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। ये सही बात है, आपने गलत किया है, आपने बाकी के पार्टनर्स की परमिशन नहीं ली है और अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देन व्हेन फर्म कंटिन्यूअसली इनकर्स लॉस, फर्म कंटिन्यूअसली लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करती जा रही है एंड इट इज अनेबल टू रन द बिजनेस ड्यू टू लॉस, मतलब बिजनेस कंटिन्यूअस लॉस में जा रहा है और अब इस लॉस वाली सिचुएशन में आगे बिजनेस को कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यार इतने सालों से लॉस किया, आप आगे चल के क्यों और लॉस बढ़ा रहे, क्यों बिजनेस में दिक्कतें बढ़ा रहे, बिजनेस बंद कर, ऐसा लगे कि भी ये बिजनेस लॉस में से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है तो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि लॉस में बिजनेस है मतलब बंद ही कर दो। लॉस मेकिंग बिजनेस भी बहुत टेरिफिक ग्रोथ करते हैं, जैसे कि रिसेंट जोमेटो, जोमेटो का आईपीओ आया था, कितना जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुआ था,
न्यूज, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको ये पता है कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की उसकी वैल्यूएशन हो गई, लॉस मेकिंग बिजनेस है, बिजनेस लॉस मेकिंग है, पर उसकी वैल्यूएशन करोड़ लाख करोड़ के ऊपर। तो यहां पे अगर ऐसा लगता है कि फर्म लॉस कंटिन्यूस कर रही है और ये लॉस से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर बंद कर। और लास्ट, एनी अदर ग्राउंड, मतलब एनी अदर रीजन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, ऐसा लगता है कि भाई ये एक जेन्युइन रीजन है कि अब फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो यहां पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। सर ऐसा जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन क्या हो सकता है, मतलब कोई भी जेन्युइन रीजन हो। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब होता है एनी जेन्युइन रीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी 4 पार्टनर है, अभी चारों के पार्टनर के बीच में झगड़ा हो गया, कोई एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहा। अब एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे करोगे, क्लाइंट के साथ कैसे डील करोगे, सब जो डे टू डे वर्किंग है उसको कैसे मैनेज करोगे। यार ये आप लोग बात नहीं करते, उसके चक्कर में कस्टमर को प्रॉब्लम होता है, कस्टमर्स को लॉस बेयर करना पड़ता है, ये नहीं चलेगा। एक काम करो, बंद कर दो। अगर आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप मतलब सुलह नहीं हो सकती है, ऐसा ही रहने वाला है कि कट्टी बोलेंगे ही नहीं, तो फिर बिजनेस ही बंद कर दो। या ऐसे कोई भी जो कोर्ट को जेन्युइन लगता, अपने को नहीं कोर्ट को जेन्युइन लगता है, तो कोई भी एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस या ग्राउंड पे कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। क्लियर हुआ? तो यहां पे हमारे जितने भी मोड्स थे, दो मेन मेथड है, दो मेन मोड्स है, डिसोल्यूशन नॉर्मल यानी कि विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट जिसके अंदर 5 पॉइंट देखे, एंड सेकंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट जिसके अंदर 7 रीजन देखे। चलिए किसी को भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या डाउट है? अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए, डाउट है तो हैंड रेज करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके चलिए, यहाँ पर तो सबके थम्स अप आ गए। घर पर सभी लोग जल्दी जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से आप हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट से रिफर करके अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिख दोगे। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीक में हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये चैप्टर को अपन लोग अच्छे से खत्म करें। ओके, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद। बाय सर, जय